नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं अध्याय 1 साइकोलॉजी का लेकर आया और एसबीपीडी बुक से लेकर के आया हूँ। आप जितने लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड था इस पुस्तक के बारे में, इस क्वेश्चन आंसर के बारे में, इस बुक का। तो हम टोटल चैप्टर बाय चैप्टर बना रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का, फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी देंगे, फिर वन लाइनर ऑब्जेक्टिव देंगे, फिर टेस्ट लेंगे। तो जितने लोग नए हैं, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, बिल्कुल मत। आप जानते हैं आपके लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं, ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। चलिए, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। चैप्टर बाय चैप्टर जितना अंदर बुक के अंदर से क्वेश्चन बनेगा, अभी लगभग हम इसमें 15 इंपॉर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन को चुन के बनाए हैं। 15 लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, समय नहीं लेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। जो लोग नए हैं तो वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर और लाइक करना मत भूलिए। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, ध्यान सुनिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बुद्धि क्या है। आप लोग बहुत जगह पढ़े होंगे, बुक भाषा में लिखा गया, किताबी भाषा में बहुत तरह के आंसर लिखते हैं, लेकिन मैं जो लिखा हूँ अपने तौर तरीके के हिसाब से लिखा हूँ। तो आप लोग देखिए आंसर क्या है। बुद्धि एक मानसिक योग्यता है। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में अगर आपको पूछा कि बुद्धि क्या है, तो लिखना है सीधे मानसिक योग्यता। क्या लिखना है? मानसिक योग्यता। तो हम आंसर में लिखे हैं, बुद्धि एक मानसिक योग्यता है जिसमें अनेक योग्यताओं का समावेश मतलब उसमें समाया हुआ रहता है। बुद्धि की परिभाषा अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने कथना या कथना लिखा है, कथन कर दिया, कथना अनुसार परिभाषित किया। कथन यहाँ कथन कर दिया, इससे क्या करना है? कथन। तो इसको थोड़ा चेंज कर लिया, कथन कर लिया, कथना अनुसार परिभाषित किया। आप भी जानते हैं बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा दी है। कौन से कैसे कैसे परिभाषित किए हैं इनके। जैसे पहला दे रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, देखें यहाँ पर दे रहे हैं हम, जो 1 नंबर पॉइंट में सबसे पहले हम वेल्स का लिए हैं। प्रोफेसर वेल्स ने परिभाषा देते हुए कहा है, बुद्धि नई परिस्थितियों में बेहतर काम करने के लिए अपनी व्यवहार प्रतिमान को पुनर्गठित करने का गुण है। वो बोलते हैं बुद्धि की परिभाषा इस प्रकार से दी है। फिर दूसरा प्रोफेसर आए, उन्होंने अपना परिभाषा दिए। फिर आए अल्फ्रेड बीने के अनुसार, अच्छी तरह निर्णय लेना, भली प्रकार समझना, ठीक प्रकार तर्कन करना, यह बुद्धि के अनिवार्य क्रियाएं हैं। ये आए, अपना परिभाषा दिए। फिर बर्किंगम महोदय आए, उन्होंने भी बुद्धि के परिभाषा दिए हैं। देखिए क्या बोलते हैं वो, बुद्धि जीवन की नवीन परिस्थिति, मतलब कोई नया परिस्थिति आया और वहाँ जो समस्याएं जन्म लेता है, समस्या के अनुकूल कार्य करने की सम्मान, यहाँ कार्य छूट गया है, यहाँ पर कार्य करने की, यहाँ पर कार्य करने लगाइएगा, कार्य करने की सामान्य योग्यता है। तो नेक्स्ट इस तरह से हमने इसका आंसर दिया। अतः हम मनोविज्ञान के छात्र एवं छात्राएं यह निष्कर्ष निकालते हैं, बुद्धि एक मानसिक योग्यता है। तो जहाँ जहाँ जो छूट रहा है हम बताते जा रहे हैं, आप लिखते चल जाइएगा, कोई भी दिक्कत होने पर लिखते चल जाइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ज्ञान क्या है। तो आप लोग जानते हैं ज्ञान क्या है। बुद्धि और ज्ञान में बहुत अंतर होता है, लेकिन बहुत सारे लोग एक ही मानते हैं, लेकिन एक नहीं है। उनके बारे में अंतर बताएंगे आपको। तो ज्ञान अनेक, ज्ञान नहीं है, ज्ञान की जगह, ज्ञान अनेक शक्तियों का एक समुचित संग्रह होता है। यहाँ पर ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान की जगह, यहाँ पर ज्ञान की जगह ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान अनेक शक्तियों का एक समुचित संग्रह होता है जिसे अर्जित किया जाता है। शॉर्ट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर लिखें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, बीबीआई के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा। तो बुद्धि और ज्ञान में निम्नलिखित अंतर हैं। जैसे हमने 1 नंबर दिया है, बुद्धि शक्ति की जन्मजात क्षमता है जो स्वभाव का वंश परंपरा के गुणों से भी प्रभावित होती है। अतः व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों से लाभान्वित हो सकते हैं, जबकि ज्ञान व्यक्ति की जन्मजात क्षमता नहीं है। पहला अंतर। दूसरा देखिए क्या लिखे हैं, बुद्धि स्मरण शक्ति पर निर्भर होती है। यह अनिवार्य नहीं है कि बुद्धिमान मनुष्य विद्वान ही होगा या कोई विद्वान बुद्धिमान ही होगा, जबकि ज्ञान स्मरण शक्ति पर कोई निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा पॉइंट, बुद्धि के द्वारा नई परिस्थितियों में समायोजन करके नवीन अन्वेषण या अनशन लिख दिया, अन्वेषण किए जा सकते हैं, जबकि ज्ञान के द्वारा संभव नहीं है। बुद्धि का कठिनाइयों को समझकर या समझाकर मस्तिष्क को निर्णय के लिए प्रेरणा देती है, जबकि ज्ञान में ऐसा कोई संभव
नहीं है। पॉइंट नंबर 4 में चलते हैं, 5 नंबर में। पॉइंट नंबर 5 बोलता है बुद्धि में आत्म अवलोकन की क्षमता पाई जाती है, जबकि ज्ञान में आत्म अवलोकन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो इस तरह से हमने आपको इसके बारे में बताया कि बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर है। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ कुछ मिस हो रहा है वर्ड में, हो सकता है टाइपिंग मिस हो जाता है, ऐसा बात नहीं होता है, कुछ मिस होता है, लेकिन हम तो आपको बताते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त विवरण, मतलब छोटा बताने। तो मुख्य रूप से बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब चलते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है, इसके बारे में समझिएगा। जो परीक्षण भाषा अथवा शब्दों द्वारा दिए जाते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। इस परीक्षण में परीक्षक परीक्षार्थी से अनेक प्रश्न पूछते हैं, जिसका उत्तर शब्दों के माध्यम से दिया जाता है। जैसे आपको पूछ रहा है आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप शब्द के माध्यम से दे सकते हैं कि हम जो है कि घर जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। दूसरा दे रहा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो अशाब्दिक मतलब शब्द का प्रयोग उसमें हम नहीं करते हैं। इस परीक्षण में भाषा के प्रयोग के स्थान पर क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। इसे क्रियात्मक परीक्षण भी कहते हैं। इनमें प्रयोज्य के सामने कुछ विशेष वस्तुएं प्रस्तुत की जाती है। इन परियोजनाओं में कुछ इधर उधर घुमाकर दी गई समस्याओं के समाधान करने को कहा जाता है। जैसे आप जानते होंगे, आपके सामने त्रिभुज दे दिया चित्र बना करके, और आपको उसके बारे में पूछेगा ये क्या है, तो आपको लिखित रूप से देना होगा। इस प्रकार से इसका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बीबीआई है, बुद्धि लब्धि क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बुद्धि लब्धि क्या है। तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कॉल एवं ब्रूस ने बुद्धि लब्धि को शिशु की मानसिक योग्यता का विकास किस गति में हो रही है उसके रूप में ये बताए हैं। अर्थात किसी व्यक्ति की मानसिक आयु को उसकी कालानुक्रमिक आयु से भाग देने के बाद उसको 100 से गुना करने से बुद्धि लब्धि प्राप्त की जाती है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है बुद्धि लब्धि के सूत्र। देखिए आपको हम लिख दिए हैं, बुद्धि लब्धि बराबर बौद्धिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। सपोज दैट, इसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए नीचे भी इंग्लिश में दिए हैं, बहुत बच्चे इंग्लिश में पूछते हैं। तो IQ बराबर क्या आ जाएगा, मेंटल एज बटे क्रॉनिकल एज। जैसे मान ले आपका सोचने का क्षमता 40 साल का है और आपका वास्तविक एज जो है अभी आपका 20 साल है, गुना 100, तो निकाल जाए जितना बुद्धि लब्धि आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं, अगला बोलता है व्यक्तिगत तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर लिखें। व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में निम्नलिखित अंतर है। देखिए क्या क्या अंतर है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का आयोजन करने में श्रम एवं समय अधिक लगता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण का आयोजन करने में श्रम एवं समय कम लगता है। आप जानते होंगे। फिर अगला दे रहा है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का आयु बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण का परिणाम अपेक्षाकृत कम और विश्वसनीय होता है। इस परीक्षण का परिणाम विश्वसनीय होने के साथ साथ शुद्ध भी होता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण का परिणाम कम आयु के बच्चों के लिए जटिल होती है। अगला पॉइंट दे रहा है, इस पद्धति में परीक्षक का प्रशिक्षण होना अत्यधिक आवश्यक है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में परीक्षक का प्रशिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट दे रहा है इस तरह से, अगला फिर दे रहा है आपको 5वां पॉइंट, इसमें प्रश्नावली को प्रभावी रूप से तैयार किया जाता है, जबकि इस परीक्षा में सामान्य तौर पर विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि के सिद्धांतों को लेकर, बहुत ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा डिमांड था इसलिए हम बना रहे हैं। तो इसका आंसर देखिए, बुद्धि के सिद्धांतों का प्रतिपादन उनके तत्वों के आधार पर किया गया है जो निम्नलिखित है। पहला पॉइंट दे रहा है एक तत्व सिद्धांत। अब ये एक तत्व सिद्धांत क्या है इसके बारे में, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में केवल एक ही तत्व को स्वीकार किया जा सकता है, जिसका स्वरूप अविभाज्यता एवं अखंडता है। इस सिद्धांत में बुद्धि को एक इकाई के रूप में माना गया है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बीने, टर्मन और स्टर्न है। स्टर्न है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बीने और स्टर्न है, इस बात पर ध्यान रखिएगा, बीने और स्टर्न को सुधार कर लिया था साहब। इसके अनुसार बुद्धि को बांटा नहीं जा सकता है। बुद्धि सर्वशक्तिमान है जो कि सभी मानसिक शक्तियों को अपने अधीन रखती है। फिर दे रहा है
द्वितत्व के सिद्धांत, इस सिद्धांत को स्फेयरमैन ने प्रतिपादित किए थे। इसके अनुसार बुद्धि को दो वर्ग में विभाजित किया गया है, जिनमें एक सामान्य बुद्धि तथा दूसरा विशिष्ट बुद्धि। फिर तीसरा आता है बहुतत्व सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में एक या दो तत्व नहीं होते, बल्कि विभिन्न बौद्धिक योग्यताओं का समन्वित रूप होता है। इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक थर्स्टन ने प्रतिपादित किए थे। बुद्धि की कोई योग्यता स्वतंत्र न होकर परस्पर संबंधित होती है। और इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन का जवाब दिया। बुद्धि के सिद्धांत को लिखें, तो जब भी आपको एग्जाम पूछेगा आप मेरे नोट्स या पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से लिख लीजिए, या वीडियो को रोक करके पूरा लिख सकते हैं। सबसे पहले जो लोग नए हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए, पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपके लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में लिखना बोल रहा है। तो इनके अनुसार बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष बुद्धि, ऐसे व्यक्तियों में, ये प्रत्यक्ष बुद्धि क्या है इसके बारे में बता रहा थोड़ा सा। ऐसे व्यक्तियों में बुद्धि में वस्तुओं एवं पदार्थों को भली प्रकार समझने की शक्ति होती है। यह बुद्धि बालक की शिशुअवस्था से ही प्रतीत होने लगती है। अक्सर यह देखा गया है कि बालक खिलौना या अन्य वस्तुओं को तोड़कर अथवा खोलकर उनको पुनः जोड़ने या नया बनाने का प्रयास करने लगते हैं। ये प्रत्यक्ष बुद्धि, आपको डायरेक्ट नज़र आ रहा है वो बच्चे जो बचपन में वो काम कर रहा है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। इससे यह कहा जा सकता है कि बालक भविष्य में अच्छे कारीगर साबित हो सकते हैं। दूसरा दे रहा है अप्रत्यक्ष बुद्धि। प्रत्यक्ष बुद्धि ज्ञान पर निर्भर करती है, ध्यान सुनिएगा। अप्रत्यक्ष बुद्धि और लगाना है, अप्रत्यक्ष बुद्धि ज्ञान पर निर्भर करती है, अर्थात पुस्तकों के अध्ययन, प्रतीकों तथा चिन्हों को समझने में क्या जाता है। इस बुद्धि का प्रयोग साहित्यकार एवं कवि करते हैं। वर्ड में कुछ त्रुटियां हैं तो उसको आप सुधार लीजिएगा, बार बार कर रहे हैं, क्योंकि छापने का प्रिंट मतलब टाइपिंग मिस हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। तीसरा दे रहा है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि का तात्पर्य व्यक्ति को समाज के अनुकूल बनने की क्षमता से है। इसके अनुसार या इसके द्वारा व्यक्ति समझकर उनके कार्यों या उनके अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। सामाजिक बुद्धि रखने वाले व्यक्ति सामाजिक एवं सामुदायिक कार्यों को भली प्रकार करने में रुचि रखते हैं। परिस्थितियों के अनुकूल समाज में सामंजस्य स्थापित करना इस बुद्धि की देन है। अगला इसी प्रकार से दिया है, सामाजिक बुद्धि का या सामाजिक बुद्धि वाला व्यक्ति दूसरों को जल्दी प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। राजनीतिक अथवा समाज सुधारकों में सामान्यतः तथा इस बुद्धि की प्रधानता पाई जाता है। आप लोग देखेंगे चुनाव के समय में राजनीतिज्ञों को वो कैसे आपको अपने और एक्टिव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा है, नमूनों के आधार पर बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में बांटा गया है। तो नमूनों के आधार पर बुद्धि परीक्षण को 2 भागों में बांटा गया है। आपको सटीक आंसर मिल रहा है सब जगह का। चलिए बांटा गया है, देखिए अगला कौन कौन सा है, चलिए आगे देखते हैं। पहला दे रहा है आपको, ध्यान दीजिए आगे। चलिए, तो गति बुद्धि परीक्षण। इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण में मुख्य रूप से उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो मानसिक रूप से मंदित होते हैं। मंदिर नहीं, मंदित की जगह मंदित का शब्द मिस्टेक है, मंदित, इसको मंदित कर देना है। मंदित होते हैं, जिनमें सीखने की गति भिन्न भिन्न होती है। दूसरा बोल रहा है शक्ति बुद्धि परीक्षण। शक्ति बुद्धि परीक्षण में बालक की बौद्धिक योग्यता, संबंधित शक्ति इत्यादि का परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है, प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, अब यह क्या है, यह परीक्षण एक बार एक ही व्यक्ति के ऊपर किया जा सकता है। इन परीक्षणों में परीक्षणकर्ता का संबंध परीक्षित व्यक्ति के साथ मेल जोल वाला होना चाहिए तथा परीक्षणकर्ता में मेल जोल बढ़ाने की कुशलता होना अनिवार्य होता है। यह परीक्षण शाब्दिक और अशाब्दिक या मिश्रित किसी भी प्रकार के
हो सकते हैं। अब अगला पॉइंट यहाँ ध्यान दीजिए, फिर क्या दे रहा है, दूसरा दे रहा है पॉइंट में सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में एक ही समय में व्यक्तियों के विभिन्न बड़े समूह का परीक्षण किया जाता है। आधुनिक समय में इस परीक्षण का विशेष महत्व रखा जाता है। जैसे परीक्षण होना सामूहिक परीक्षण का उदाहरण, जैसे परीक्षा जो होता है वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ देख लें सटीक से आंसर मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जिन परीक्षाओं में शब्द का प्रयोग किया जाता है उन्हें शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। यह परीक्षण मौखिक या लिखित दोनों प्रकार से हो सकते हैं तथा इन्हें पेपर पेंसिल परीक्षण के भी नाम से जानते हैं। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव बन गया आपका, पेपर पेंसिल परीक्षण क्या है तो सटीक से बता देना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, फिर दूसरा दे रहा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब देखिए, बोलता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में शब्दों का प्रयोग नहीं है, और लग गया है और कर लीजिएगा, नहीं किया जाता है। इनमें चित्रों को दिखाकर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ज्यामिति चित्र, निर्जीव पदार्थ इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धि परीक्षण की प्रमुख उपयोगिताओं को लिखें अथवा बुद्धि परीक्षण की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बुद्धि परीक्षण की प्रमुख उपयोगिताएं विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट दे रहा है बुद्धि परीक्षण के द्वारा परीक्षकों को अपने द्वारा किए गए श्रम की जानकारी होती है। दूसरा पॉइंट आपको क्या दे रहा है, ध्यान देखिए। दूसरा पॉइंट बता रहा है कि बालकों को मानसिक योग्यताओं की जानकारी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या दे रहा है आपको, ध्यान सुनिएगा। तीसरा आपको दे रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट क्या दे रहा है, ध्यान से देखिए। तीसरा पॉइंट दे रहा है बुद्धि परीक्षण के द्वारा बालकों का वर्गीकरण करना आसान हो जाता है, इसलिए इनका परीक्षण किया जाता है। चौथा पॉइंट आपको क्या दे रहा है, ध्यान दीजिए। चौथा पॉइंट दे रहा है आपको फटाफट से। चौथा पॉइंट दे रहा है छात्र छात्राओं को अपनी प्रगति तथा विशिष्टता की जानकारी हो जाती है। पांचवा पॉइंट क्या दे रहा है, ध्यान देखिए। पांचवा पॉइंट आपको दे रहा है छात्राओं का चयन करने में सहायता मिल जाती है। आप देख ले फटाफट से, जितने लोग हैं फटाफट से। तो छात्राओं का चयन करने में आपको मदद मिल जाती है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 छूट गया है, 13 चलिए 13 कंप्लीट करते हैं। बोलता है हमारी बुद्धि आनुवांशिकता यानी प्राकृतिक एवं पर्यावरण यानी पोषण का परिणाम है, विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन इसका लिख दिए हैं, बुद्धि पर प्राकृतिक एवं वातावरण यानी परिपोषण का महत्व के संबंध में वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए विभिन्न अध्ययनों में दोनों पक्षों के समर्थन से प्राप्त हुए हैं। अर्थात बौद्धिक क्षमताओं के विकास पर वंश के आधार पर यानी जन्मजात, नैसर्गिक पक्ष और वातावरण यानी परिपोषण में किसका कितना योगदान है। जैसे एक ही घर में जुड़वा बच्चे का जन्म होता है, लेकिन उसका पालन पोषण अगर अलग अलग क्षेत्र में किया जाता है तो उन दोनों की बौद्धिक क्षमता अलग अलग पाई जाती है। इसके कुछ प्रमाण निम्न है। जैसे देखिए, आनुवांशिकता, तत्वों के पक्ष में प्रमाण। आनुवांशिकता में क्या आ जाएगा, तत्वों के पक्ष में प्रमाण। तो बोलता है साथ में चले गए समरूप जुड़वा बच्चा या जन्म लेने वाले या चले गए जो भी जुड़वा बच्चों की बुद्धि में 0.90 सहबंध पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार भिन्न भिन्न परिवेश में पाले गए समरूप जुड़वा बच्चों की बुद्धि 0.72 सहबंध है। फिर साथ में पाले गए जुड़वा लड़का का बात हो रहा है, जुड़वा लड़का या बच्चों की बुद्धि लब्धि 0.60 पाया गया है। और वहीं पर साथ में पाले गए भाई बहन की बुद्धि लब्धि 0.50 सहबंध पाया गया है। लेकिन वहीं सहोदर भाई जानते होंगे, सहोदर भाई की बुद्धि लब्धि की बात करें तो 0.2 पाई के संबंध में पाए जाते हैं। फिर दूसरा दे रहा पर्यावरण के पक्ष में प्रमाण। जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है उसका बौद्धिक स्तर गोद लेने वाले माता पिता की बौद्धिक बुद्धि का स्तर के पास पहुंच जाता है। ऐसे बच्चों को जिनके घरों में अधिक सुविधाएं नहीं होती है, अगर उनको कुछ सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवारों द्वारा गोद लिया जाता है तो उनकी बौद्धिक प्राप्त अंकों में अधिक बुद्धि प्राप्त होती है। तो निष्कर्ष भी लिख दिए हम नीचे में।
हमारी बुद्धि आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होती है तथा दोनों का समान महत्व है। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को लिख। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, तो लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ लिख दिए हैं, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पियरमैन ने किए थे। उन्होंने बुद्धि के सामान्य तत्व को मानसिक शक्ति कहा है। इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट तत्व होते हैं, जैसे संगीत, गणित, यांत्रिक कार्य इत्यादि के लिए बौद्धिक यानी बुद्धि आवश्यक होती है। यह दो बातों पर मुख्य रूप से निर्भर रहती है। इस तरह से दूसरा इसमें देखिए कौन कौन सा बात पर निर्भरता है, तो हमने लिख दिया है। कुछ मात्रा में बुद्धि के सामान्य तत्व की उपस्थिति तथा विशिष्ट तत्वों की ध्वनि का उतार चढ़ाव, नाच गुण इत्यादि, नाच गाना होगा या नाच गुण इत्यादि विद्यमान रहते हैं। पर्याप्त चेंज करके लिखिएगा। ब्रिटेन के महान मनोवैज्ञानिक स्पियरमैन ने आगे कहा कि किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच बौद्धिक स्तर में समानता कारण उनके अंदर की योग्यताओं में समानता है। उनमें कुछ तत्व समान हैं जो उनमें से समान मात्रा में पाए जाते हैं। यह समान तत्व ही बुद्धि के सामान्य तत्व हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं इसका आंसर में, अतः स्पष्ट है कि बुद्धि का सामान्य तत्व किसी न किसी मात्रा में सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं तथा कुछ पर विशिष्ट तत्व भी पाए जाते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक स्पियरमैन ने द्वितत्व मानकर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 15, गार्डनर द्वारा बताए गए बहुबुद्धि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक तत्व नहीं बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार के बुद्धियों का अस्तित्व होता है। इन्होंने बुद्धि को 8 प्रकार बताए हैं। तो भाषा के आधार पर पहला देखिए कौन कौन सा प्रकार है, उसमें चलते हैं। भाषा के उत्पादन और उपयोगिता के कौशल के आधार पर उन्होंने बताते हैं, गार्डनर कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन में भाषा के बिंबों का निर्माण करता है तथा परिशुद्ध भाषा का प्रयोग करने लगते हैं तो वे भाषा के क्षेत्र में बुद्धि का विकास कर लेते हैं। यह बुद्धि लब्धि मुख्य रूप से लेखकों और कवियों में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट क्या दे रहा है, तार्किक गणितीय बुद्धि। बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति तार्किकता आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं। वैज्ञानिकों तथा नोबेल पुरस्कार विजेताओं में इस प्रकार की बुद्धि अधिक पाए जाने की पूर्ण संभावनाएं रहती है। तीसरा दे रहा है दैसिक बुद्धि। विमान चालक, नाविक, मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार, आंतरिक समाज साधन के विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक इत्यादि के बुद्धि दैसिक बुद्धि में आते हैं, क्योंकि वह समय के अनुरूप इन बुद्धियों का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट दे रहा है संज्ञात्मक। संगीत, लय तथा अभिरचनाओं के प्रति संवेदनशीलता इत्यादि इसमें आते हैं। फिर दे रहा है आपका 5वां पॉइंट शारीरिक गति संवेदी। इस बुद्धि के अंतर्गत संपूर्ण शरीर अथवा उसके किसी अंग की लोच का उपयोग करना तथा उसमें सृजनात्मक प्रदर्शित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्वैयक्तिक। इनमें दूसरे व्यक्तियों में सूक्ष्म व्यवहार के प्रति संवेदनशील आते हैं। फिर 7वां पॉइंट अंतर्व्यक्ति। जिन व्यक्तियों में अपनी निजी भावनाओं, प्रेरणाओं तथा इच्छाओं को अभिज्ञाता होते हैं उनके गुण पाए जाते हैं या उनके गुण जो पाए जाते हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट दे रहा है प्राकृतिकवादी। इनमें पर्यावरण के प्राकृतिक पक्ष की विशेषताओं के प्रति संवेदनशील वाले व्यक्ति आते हैं। तो जो लोग नए हैं आपको कैसा लगा आप में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी थोड़ी मोड़ी त्रुटियां हैं उनको शुद्ध कर लीजिए, क्योंकि हम पढ़ाते हुए बताते हुए अपलोड कर रहे हैं, इसलिए आपको बोले। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए अगला वीडियो हम जल्द ही लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।